वेलकम बैक. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर इंटरव्यू एंड आई विश कि बहुत सारे सवाल अभी भी आने वाले हैं, वो सारे मैं डील कर पाऊं. यस अवंतिका, यू आर आस्किंग समथिंग. हिमांशु, यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर क्वेश्चंस. यस गायत्री ने कुछ पूछा. अरे बाप रे, अभी तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं. ओके, सीए फाउंडेशन आणि रेग्युलर कॉलेज कसं मॅनेज केलं बताइए. आपने कॉलेज और सीए फाउंडेशन दोनों स्टडीज कैसे मैनेज की? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आंसर लेने से पहले इन सारे स्टूडेंट्स को 12th में बहुत अच्छा स्कोर हुआ था और उसके साथ साथ उन्होंने सीए फाउंडेशन में भी अच्छा स्कोर किया है. सो हाउ कुड यू मैनेज इट प्रॉपर्ली? यस सीनियर्स, हु विल गिव दिस आंसर? यस, हु विल टेक म्हणजे बरेचसे जे फाउंडेशनचे टॉपिक्स आहेत, जसं इको मध्ये म्हणा किंवा डिमांड सप्लाय आहे इको मध्ये, देन अकाउंट्स मध्ये लेजर आहे, हे जे टॉपिक्स आहेत ना सगळे, ते आपल्याला फाउंडेशन मध्ये पण आहेत, फक्त ऍडव्हान्स लेवलवर आहे. सो जर तुम्ही फाउंडेशन मध्येच ते एकदम क्लिअरली शिकले ना, तुम्हाला 12th मध्ये किंवा 11th मध्ये त्याचा एवढा अभ्यास करण्याची पण गरज नाही. एकदम बेसिक आहे, कारण फाउंडेशन मध्ये खूप ऍडव्हान्स लेवलला आहे सगळ्या गोष्टी, आणि तेच तुम्हाला म्हणजे सीए सॉरी 11th मध्ये ना थोडंसं बेसिक आहे. सो तुम्ही ते पण करू शकता. आणि कॉलेजच्या जेव्हा असाइनमेंट्स वगैरे असतात ना, तेव्हा त्याला तेवढा टाइम द्यावाच लागतो जेवढा तुम्हाला फाउंडेशनला द्यावा लागतो. सो मेन जो स्टडी होता तो 12th ची एग्जाम दिल्यानंतरच झालाय. राइट. तो आपको ये ठीक से आप एक सिंपल सी चीज जो उन्होंने कही कि कॉमन पॉइंट्स है, तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि 12th में कौन से टॉपिक्स है और जो सीए फाउंडेशन में भी है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए. जैसे हमारा अभी फिलहाल पार्टनरशिप चल रहा है जो 12th में भी आपका हुआ है, तो आपको वो एडवांटेजेस रहेगा. बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इस पे आप ज्यादा फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली पैरेलली आप उसको डील कर सकते हो. यस, एनी सेंड समथिंग. मी अकाउंट्स एंड इको पोर्शन वाज टोटली कवर्ड इन 12th, but for maths and law I had regular sessions as my CA foundation was integrated. Right. तो उनका अकाउंट्स और इको तो 12th में ही कवर कर लिया, लेकिन लॉ और इकोनॉमिक्स के लिए अलग से टाइम रखा क्योंकि वो अलग से ही आपको देना है. यस, तो इस तरीके से आप प्लान डेफिनेटली अच्छा बना के एक अच्छा स्कोर कर सकते हो पैरेलली. ओके, अवंतिका का क्वेश्चन जो है कि रिवीजन एग्जैक्टली स्टार्ट करें तो कैसे करें? सॉरी, हाँ अवंतिका ने पूछा है रिवीजन स्टार्ट करना है मतलब क्या करना है एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल कुछ महीने पहले हमें बीआरएस सिखाया था सर ने. ओके, उससे पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिखाया था, लॉ में कॉन्ट्रैक्ट टैक्स सीखा था, इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड. हाउ टू स्टार्ट फॉर रिविजन? व्हाट इज द आइडियल टेक्निक टू स्टार्ट फॉर रिविजन? यस सीनियर्स, हु विल टेक दिस क्वेश्चन? सर, टू गो विथ रिविजन आई थिंक दैट हरकत नाही. रुची आधी सांग, मग अनुषाकडे. येस रुची. टू गो विथ रिव्हिजन्स आय थिंक दॅट फर्स्ट आपण जोही सब्जेक्ट घेऊ तो इझी टॉपिक्स पासून स्टार्ट करायला पाहिजे. म्हणजे हळूहळू आपल्यामध्ये जो कॉन्फिडन्स डेव्हलप होतो आणि नंतर थोडे टफ लेसन्स कडे आपण जर गेलो ना, तर मग आपल्याला तेवढा फायदा होतो. आणि मेन म्हणजे पूर्ण मॉड्यूल बघताना जे इलिस्ट्रेशन सोपे वाटताय ते आपण फर्स्ट टाइम ट्राय केले असतील तर सेकंड टाइम ट्राय नाही करायचे. त्यात फक्त जे थोडे टफ आहेत किंवा जे एक्झाम्स मध्ये येऊ शकतात ते ऑन पेपर सॉल्व्ह करायचे. Okay, so I can say ABC analysis. A, to be solved again. B, just read it again, and C, you can ignore, right? Like this? Yes sir. Okay. Yes, Anusha, तू काहीतरी सांगत होती. हो येस सर, अकाउंट्सची रिव्हिजन जर तुम्ही करणार असाल देन सरांनी जो एक क्वेश्चन आधी बनवलेला असतो की त्याच्यात सगळ्या कॉन्सेप्ट क्लिअर होता किंवा सगळ्या ऍडजस्टमेंट क्लिअर होता, तर रिव्हिजनच्या आधी तो एक क्वेश्चन प्रत्येकाने ऑन पेपर सॉल्व्ह केलाच पाहिजे. देन त्याच्यानंतर जे मॉड्यूल मधले प्रॅक्टिकल सम जे इझी असतील त्याचं ऑडिट करायचं आणि त्याच्यावर टिक करायचं. आणि जे असे असतील हार्ड असतील किंवा ऍडजस्टमेंट जास्त असतील देन त्यांनी ऑन पेपर सॉल्व्ह केलं पाहिजे. आणि लॉचं म्हणाल तर लॉचं ना कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट इझी आहे. इझी म्हणण्यापेक्षा तो जास्त इंटरेस्टिंग आहे म्हणून तो आधी घ्यायचा. आणि इकॉनॉमिक्स अँड मॅथ्सचं म्हणाल तर तुम्ही सपोज आज मार्केट केला तर लगेच त्याचे एमसीक्यू तुम्ही मॉड्यूल मधून करायचं आणि स्कॅनर मधून करून तो टॉपिक आज खतम करून द्यायचा. आणि मॅथ्सचं पण तसंच. राइट. सो जो हिंट्स आपको अभी अभी दी है उसको मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि आपको प्रैक्टिकल्स के लिए एबीसी एनालिसिस आप कर सकते हो. मतलब ए मतलब ऐसे क्वेश्चंस की जो, तो मैं थोड़ा सा मेरी तरफ से एक चीज ऐड कर देता हूँ. आरएसएस में जिसको कहता हूँ, आरएसएस म्हणजे संगणक. आरएसएस मीन्स रीड, सिलेक्ट एंड सॉल्व. तो जब आप रिवीजन स्टार्ट करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रुचि ने कहा, सिंपल टॉपिक से पहले स्टार्ट करो. सेकंड में उसमें ऐड करूंगा डोंट मेक अनरियलिस्टिक एजम्पशन कि अभी क्या है बीआरएस तो मेरा 11th में भी हुआ था, सर ने भी अच्छा सिखाया था,
ये assumption है कि मैंने अच्छा सिखाया था। चलो मैं डायरेक्ट BRS के एग्जाम क्वेश्चन लूंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा 0 से स्टार्ट करो, राइट फ्रॉम पेज 1। आर मतलब रीड इट फर्स्ट, पहले रीड करो उसको, साइमल्टेनियसली एस मतलब सिलेक्ट करो अच्छे क्वेश्चंस, और नेक्स्ट डे उसमें से जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, जो बेस्ट क्वेश्चंस है, जैसे अनुषा ने कहा कि जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन है, उसको ऑन पेपर सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड थ्योरेटिकल्स में लॉ की अगर बात करें तो लॉ के अगर आपने खुद ने नोट्स निकाले, हाईलाइट किया, तो उसको पढ़ो और उसके क्वेश्चंस ऑन पेपर लिखो। इकोनॉमिक्स एज राइटली टोल्ड बाय अनुषा कि चैप्टर स्टार्ट किया, इमीडिएटली एमसीक्यूज करो, बाद में मत रखो, इमीडिएटली एमसीक्यू स्कैनर के मतलब पास्ट एग्जाम के एज वेल एज स्टडी मॉड्यूल के खत्म करो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपके प्रॉपर रिविजन्स के लिए दी है। श्रद्धा ने शेयर किया है चैट बॉक्स में कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इसके लिए आपको रखना पड़ेगा, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। दैट्स अ परफेक्ट पॉइंट। आप पैरेलली अभी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो अगर टाइम अच्छा रखो तो। फॉर एग्जांपल सैटरडे आफ्टरनून, आपने खुद को बोला कि सैटरडे आफ्टरनून मैं सिर्फ रिवीजन करने वाली हूँ, चलेगा। संडे आफ्टरनून ऑल्सो रिवीजन चलेगा। that is the way you can manage your time. कॉम्बिनेशन पण ठेवू शकतो, लाइक इजी एंड देन डिफिकल्ट। यस, सिद्धा का कहना है यू कैन गो फॉर कॉम्बिनेशंस। एक डिफिकल्ट, एक इजी टॉपिक ले लो, जैसे बीआरएस ले लिया, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्राई कर सकते हो एक दो इजी के बाद, जैसे कि बीआरएस हो गया, उसके बाद इन्वेंट्री हो गया, तो उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो लाइक पार्टनरशिप। दैट कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी डन एज पर योर चॉइस। येस, प्रैक्टिकल मध्ये इंपॉर्टंट क्वेश्चन, थ्योरी मध्ये केस स्टडीज। यस, थ्योरी में केस स्टडीज आपको ऑन पेपर लिखना बहुत जरूरी है। लॉ के बारे में उन्होंने सिद्धा ने हिंट दिया है, वेरी गुड। चला आता खरी मजा, अभी तो एक्चुअल हिट जनरेट हुई है। देखिए इतने सारे सवाल आए, अब मुझे उसमें से सिलेक्ट करके आगे जाना पड़ रहा है। ओके, गायत्री ने विचारले सीए, नहीं वो हो गया, अवंतिका का हो गया। So what are your plans clearing final, doing practice, joining week 4? Okay. देखिए मैं सच में बताऊं, ये सवाल ऐसा है, हमारे सीनियर्स को बताऊं कि आपका सीए फाइनल के लिए क्या प्लान है, या आपका आर्टिकलशिप में बिग 4 में जाने के लिए क्या प्लान है। तो मैं आपको एक कॉमन आंसर देता हूं, इससे अलग कुछ आंसर होगा तो सीनियर्स आप दीजिए। फिलहाल तो हमारे सारे स्टूडेंट्स सिर्फ सीए इंटर पे फोकस करके बैठे हुए हैं। उनको अभी बिग 4 में जाना, कहाँ पे आर्टिकलशिप में जाना है, उसके बारे में फ्रैंकली स्पीकिंग अभी ज्यादा सोचा भी नहीं है। और फाइनल के बारे में तो फाइनल के टाइम ही सोचेंगे। हम थोड़ा धोनी को फॉलो करते हैं, हमारे बैच में बहुत बार धोनी की चर्चा होती रहती है। हम फॉलो करते हैं धोनी को कि अभी की मैच पहले देख ले, लेकिन बिग 4 में या अच्छे फॉर्म में आर्टिकलशिप में जाने के लिए जो जरूरी है वो दो ही चीजें हैं। एक, सीए इंटर में आपका अच्छा स्कोर होना जरूरी है और आपका नॉलेज एकदम क्लियर हो। तो इन दो चीजों पे वो पूरा ध्यान दे रहे हैं, सो दैट उनको जिस फॉर्म में चाहिए वहां पे वो सिलेक्ट हो पाएंगे। तो ऐसा मुझे लगता है। एनीवन वुड लाइक टू ऐड टू दिस? क्वेश्चन है कि आप सीए फाइनल की तरफ या आर्टिकलशिप इन बिग 4 की तरफ कैसे देखते हो, क्या आप देखते हो उसकी तरफ, ये सवाल है मेरा। यस, नो कॉन्ट्राडिक्शन विद दिस आंसर। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है सभी को, हाँ चर्चा कभी ना कभी होती रहती है कि आर्टिकलशिप कहाँ करेंगे वगैरह, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं है। दो ही चीजें मैं आप सभी को बता दूं कि फाइनल में जाने के लिए कही है या अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप मिलने के लिए कही है, आपको दो ही चीजें करनी है। एक, अच्छा स्कोर, और सेकंड, आपका नॉलेज बेस एकदम क्लियर, क्योंकि अच्छे स्कोर के बाद भी इंटरव्यूज बहुत डेंजरस होते हैं, तो उसके लिए तैयार होना चाहिए। दैट इज द आंसर। ओके, सो आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने ही ज्यादा दे दिया। ओके, तो ये हो गया। मैं एक एक सवाल ले रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सा अगर टाइम जाए बीच में तो। एनीवन एंड गेट लेस मार्क्स इन मॉक टेस्ट? ऐसा हुआ है आपके साथ, किसी के साथ, कि मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं हुआ लेकिन बाद में अच्छा स्कोर हो गया? हो, यस सर। अनुषा के साथ ऐसा हुआ है? रादर ऑलमोस्ट सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कि मॉक टेस्ट में, देखिए इसीलिए तो 3 मॉक टेस्ट देनी चाहिए। पहले मॉक टेस्ट में भंगार स्कोर होता है, सेकंड में थोड़ा अच्छा होता है, थर्ड में ओके ग्रेट, अभी हम एग्जाम तक तो जाएंगे, इतना ही स्कोर होता है, फिर बाद में फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सिद्धा के साथ भी वही हुआ था। ओके, फाइनल प्लान्स के लिए ओके, रुचि का कहना है योगेश सर जैसे फाइनल प्लान देंगे उसको फॉलो करो। यस, थैंक यू, बड़ी जिम्मेदारी है, आई विल श्योरली वर्क ऑन इट। ओके, तो आपका क्वेश्चन हो गया हिमांशु, व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द एग्जाम, मींस व्हिच पार्ट ऑफ द एग्जाम? वो हम एग्जाम से पहले डिस्कस करेंगे, फिर से एक बार इनवाइट करेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम मई में है ना, तो थोड़ा सा, नहीं सॉरी नवंबर में है ना, तो थोड़ा सा उसको टाइम देके आगे जाते हैं। चलेगा क्या? फिर से इनवाइट करेंगे एग्जाम के लिए। एक ओके, हाँ अभी 12th नहीं, आपका FY बीकॉम है सर, करेक्ट। मुझे ये बताया कि 12th एग्जाम
अभी हो चुकी है अभी आपकी, तो FY को तो कंसिडर ही मत करो ना, FY तो है ही नहीं अभी। ओके हाँ, एक सवाल पूछा कि ये BCK में चैप्टर 3 जो है ना, उसमें सारे कंपनीज के नाम दिए हैं, ICICI बैंक वगैरह, तो उस पे क्या करे, सिर्फ मगअप ही करे, क्या लगता है आपको? सर त्याच्यासाठी ना एक टेबल, म्हणजे मी जसं केलं होतं, एक टेबल प्रिपेअर केला होता. म्हणजे जसे त्यांनी दिलंय ना मॉड्यूल मध्ये तसं, लाईक फर्स्ट जर ICICI आहे तर कंपनीचं नेम, म्हणजे फाउंडर, त्याचा फाउंडर, मग त्यांनी जी काही इन्फॉर्मेशन दिली ती, आणि इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. Right. तशा काहीतरी 3 to 40 कंपनीज आहे ना, तसं ते सिरियली लिहिलं तरी होऊन जातं, आणि मग एका ठिकाणी चिटकून ठेवायचं, बरोबर त्याच्यावर नजर पडली ना, लर्न होऊन जातं ते. ओके, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आप उसको हैंड रिटन कीजिए, खुद बनाइए एक टेबल, किसी ने लिया हुआ जेरोक्स मत लीजिए, फोटोकॉपी मत लीजिए, तो वो आपको याद रहेगा, कहीं पे लिख दीजिए, क्योंकि वो मगअप ही करना है, उसको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके, यश ने ऐसे कहा आपके पहले वाले सवाल का आंसर की मॉक टेस्ट मध्ये, हिमांशु, पहिल्या मॉक टेस्ट मध्ये मी सगळ्या सब्जेक्ट मध्ये फेल झालो होतो, यश ने बताया, लेकिन उसने इसकी वजह से सीए छोड़ नहीं दिया, उसने वही सोचा कि नहीं यार ठीक है ना, अभी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, अगले मॉक में जाएंगे, धीरे धीरे मार्क्स बढ़े। सोचिए पहले मॉक टेस्ट पे सारे सब्जेक्ट फेल, तो कोई क्या सोचेगा, छोड़ दे यार, मैं क्यों सीए कर रहा हूँ। ओके, 2 सवाल आए हैं, मैं दोनों को एक साथ लेता हूँ, कायनात से और आदित्य से। आदित्य ने सवाल पूछा है कि अगर मॉड्यूल के बाहर से कुछ पूछ लिया तो हम कैसे डील करेंगे, ये एक सवाल। और सेकंड कायनात का सवाल है कि हमारे टीचर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी उसका भी प्रेशर आ जाता है कि क्या हम परफॉर्म कर पाएंगे, इतने हम उनके एक्सपेक्टेशन लेवल पे जा पाएंगे या नहीं। सो 2 सवाल है, मॉड्यूल के बाहर का है तो क्या करें, एंड हाउ टू डील विद एक्सपेक्टेशंस लोड। बताइए कौन आंसर देगा। सर आय वुड लाईक सर टू, हाँ, या सर फर्स्टली जो क्वेश्चन होता की मॉड्यूलच्या बाहेर ना आलं तर काय करायचं, फर्स्ट थिंग बिलीव्ह करा की असं आपले जे तुम्हाला जे शिकवलंय ना, प्रिन्सिपल्स, बेसिक जे फॉर्म्युले आहेत ना, ते कधीच बदलणार नाही. क्वेश्चन कुठलाही असो, बेसिक फॉर्म्युला नाही बदलणार, सॉल्व्ह करण्याची मेथड वेगळी असू शकते. सो फर्स्ट थिंग इज त्या क्वेश्चनशी रिलेटेड जे काही फॉर्म्युले तुमच्या डोक्यात येतील ना, एक रफ मध्ये मागे कुठेतरी असं किंवा कुठेही लिहून ठेवा, आणि त्या फॉर्म्युल्यावर एकदा नजर फिरवा, काही ना काहीतरी लिंक सापडतेच. असं इंटरला बऱ्याच वेळेस माझ्यासोबत झालंय की हा क्वेश्चन बघितल्यासारखा वाटत नाही, बट फॉर्म्युला माहिती असला ना तर कुठून तरी एक लिंक सापडते, आणि मग ते सॉल्व्ह होतं. म्हणजे फाउंडेशन मध्ये पण मॅथ्स मध्ये बऱ्याच वेळेस असं झालंय माझ्यासोबत, प्रोबॅबिलिटी मध्ये, किंवा अजून एक जे आहे टाइम सिरीजचा एक चॅप्टर होता, त्याच्यामध्ये पटकन लिंकअप नाही होत की यांनी विचारलं काय. मग त्या केसमध्ये ना मी असं करायचे की फॉर्म्युला आहे ना बेसिक, त्याच्यावर फोकस, फॉर्म्युल्यामध्ये जर टाकलं ना तर बरोबर काही ना काहीतरी कुठून तरी लिंक लागते. आणि सेकंड इज की तुमचा जो प्रेशर आहे, फॅमिली प्रेशर किंवा हे, तर त्याच्याकडे ना मी मलाही यायचं बर्डन त्या गोष्टीचं, बट नंतर आहे ना पॉझिटिव्हली बघायला सुरुवात केली मी, की ते आपल्याकडनं काहीतरी एक्सपेक्ट याच्यासाठी करतात कारण त्यांना वाटतं आपण करू शकतो. मग ते पेरेंट्स असू दे, टीचर्स असू दे, तुमचे पियर्स असू दे, कोणीही असू दे. कोणी पण असले ना, तुम्हाला हे असं म्हणणार की तू पास झाला पाहिजे किंवा झाली पाहिजे फर्स्ट अटेम्प्ट, कारण त्यांना माहिती आहे तुम्ही करू शकता. सो त्या गोष्टीला तुम्ही पॉझिटिव्हली घेतलं ना, की येस आय विल अँड आय कॅन अँड जस्ट वेट अँड वॉच, तर मग एव्हरीथिंग इज पॉसिबल. आणि सीए हा असा कोर्स आहे ना, की ज्याच्यामध्ये खूप फ्रस्ट्रेशन आहे, खूप बर्डन आहे, खूप अभ्यास आहे, सगळं आहे. बट जो एंड प्रोडक्ट आहे ना, तो खूप सुंदर आहे, जर्नी खूप सुंदर आहे. तर मग ते प्रत्येक एन्जॉय केला ना मोमेंट आपण, छोटे-छोटे मोमेंट्स, की जसं तुमच्या लेक्चरमध्ये बऱ्याच वेळेस तुम्ही एखादी स्टोरी सांगायची मधनंच, किंवा एखादा मोटिव्हेशनल डोस देऊन टाकायचे. सो तर दिवसभराचं काम होऊन जायचं. तर आता सीजे सर काहीतरी सांगतात, की असं एक त्यांचा असा एखादं असं मध्येच काहीतरी स्पार्क होतं. हा चॅप्टर लक्षात आहे का रे? मग ते अरे हो, हे करायचंय. सो तसं एक पॉझिटिव्हली घेतलं ना, काही प्रेशर येत नाही, काही होत नाही. आणि स्वतःसाठी करायचं, सगळं होऊन जातं. राइट। सो आप बर्डन मत लीजिए, क्योंकि वो बर्डन आपको नीचे लेके जा सकता है। कोई और भी इसका आंसर दे रहा था सीनियर्स में से। फिर मैं दोनों आंसर, या सर सपोज अकाउंट्स मध्ये एखादा क्वेश्चन असा डायरेक्ट आउट ऑफ मॉड्यूल आला, तर आपल्याला एक्झामच्या आधी 15 मिनिट्स एक्स्ट्रा दिलेले असतात पेपर रीड करण्यासाठी. तर त्याच्यात तुम्ही रँकिंग करायचं. हा फर्स्ट ऍव्हरेज ड्यू डेट आहे ना, हा मी पहिल्यांदा सॉल्व्ह करणार, देन कन्साइनमेंट आहे ना, हा सेकंड. आणि एखादा सपोज एनपीओ मधलाच आला, अरे हा अवघड आहे बरं का, देन त्याला तुम्ही सगळ्यात शेवटचा नंबर देणार. देन तुमचा सगळा पेपर पूर्ण झाल्यानंतर वेळ मिळाला, देन तो सम तुम्ही सॉल्व्ह करणार. आणि तो सम असा पण नसणार ना की तुम्हाला काहीच येणार नाही, कारण की सर जो सम ड्राफ्ट करतात
कोणताही लेसन स्टार्ट करण्याच्या आधी त्याच्यातच सगळं ऍडजस्टमेंट होऊन जातात. मग तुम्ही म्हणजे एखादा सपोज 10 मार्काचा आला तर निदान तुम्ही त्याच्यातले 4-5 तरी मार्क असे मला असं वाटतं की मिळवू शकतात. राइट. तो यहाँ पे भी आए हैं, मैं सारे आंसर्स कंपाइल करता हूँ. यश ने कहा 0.1% चांस है कि आपके आउट ऑफ मॉड्यूल आएगा. रुचिका कहना है सम क्वेश्चंस कैन कम आउटसाइड द मॉड्यूल बट ट्राई टू सॉल्व एज मच एज यू कैन, जस्ट ट्राई टू ग्रैब एज मच मार्क्स एज पॉसिबल. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो देखिए मॉड्यूल के बाहर से शायद एक आध पार्ट आ भी जाए, लेकिन आपके नॉलेज से बाहर तो नहीं जाएगा. अब देखिए मैं सीए इंटरमीडिएट को अकाउंट्स को उनको अमलगमेशन टॉपिक सिखा रहा हूँ या एक्विजिशन, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है और पहली जर्नल एंट्री है बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर. तो ये एंट्री कहां से आई? बिजनेस परचेस, आपने बिजनेस लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और लिक्विडेटर मतलब उस कंपनी का ऑफिशियल पर्सन जो आपको कंपनी दे रहा है, क्रेडिट द गिवर. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, यही तो हमने 11 से सीखा है. तो यही होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट टॉपिक. इन्वेस्टमेंट खरीदी, डेबिट व्हाट कम्स इन, उस पे डिविडेंड मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड. तो बेसिक्स कभी बाहर नहीं जाते. शायद कुछ पार्ट बाहर जा सकता है, कभी कभी उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकती है, इसीलिए मॉड्यूल के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपने देखने चाहिए आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज की आदत होने के लिए. बाकी बाहर से कुछ नहीं आता. लेकिन मैं हमेशा आपको बता के रखता हूँ 100 मार्क्स में से 10 मार्क्स आहे ना, आपल्याला लहानपणी देवाच्या नावाने एक घास ठेवायला सांगितलं होतं. पहिला घास देवाचा, दूसरा घास काऊचा, तीसरा घास चिवचा, इतने नहीं रखने, पण एक 10% मार्जिन आप रखिए कि 10% है ना, मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग को सताने वाला क्वेश्चन आने वाला है. तो जैसे पहले भी कहा किसी ने हमारे सीनियर्स में से कि अनरियलिस्टिक एजम्पशन मत करो कि मैं 100 मार्क्स का सॉल्व कर पाऊंगा. 90 इज वेरी कंफर्टेबल. तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आता ही है जो आकाश से डायरेक्ट पेपर में आएगा. सो दैट्स फाइन. और मुझे लगता है अथर्व ऑल्सो विश टू शेयर समथिंग अबाउट इट. यस अथर्व. नाही सर, ते जे सांगायचे होतं ते सिद्धाने सांगून दिलं सगळं. ओके ओके, सो यू आर एग्रीड विथ द पॉइंट्स, करेक्ट. और यश ने भी कहा है की मी अनुभव सांगतो, एक्झामच्या आधी आयसीआय ची मॉक टेस्ट दिली होती. लिटरली ऍक्च्युअल एक्झाम मध्ये एक सम डायरेक्ट मॉक टेस्ट मधनं कॉपी करून आलेला होता. सो इट मे ऑल्सो हैपन, इसलिए इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट बिल्कुल मत छोड़िए. कभी कभी मॉड्यूल का एक आध क्वेश्चन भी कॉपी पेस्ट आ जाता है, सो दैट इज योर लक. लेकिन नहीं भी आया फिर भी आपका बेस तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो वैसे ही रहने वाला है, राइट. तो वो उस पे होगा. और जो आपने कहा कि कभी ना कभी ये प्रेशर सभी पे आता है कि आपके पेरेंट्स का आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है. आप सोचिए सचिन पे कितना एक्सपेक्टेशन का बोझ होगा. हर बार जब सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में जाता था मुझसे मैं भी यही चिल्लाता था सचिन सचिन, या धोनी आता था तब धोनी. कितना प्रेशर होगा, सारे दुनिया का प्रेशर. आपको गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया है तो प्रेशर तो सभी को कैरी करना पड़ता है. यू हैव नो ऑप्शन फॉर इट. तो ऐसे टाइम पे है ना ये सब भूल जाओ. मैं यही कहूंगा खुद के लिए पढ़ाई करो. मुझे जितना नॉलेज मिल रहा है ना उसके लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और मुझे नॉलेज मिला है कि नहीं ये चेक करने के लिए इंस्टीट्यूट टेस्ट लेने वाली है, इसलिए मैं जाने वाला हूँ. सो उसके लिए पढ़ाई करो, नॉलेज के लिए. आप में खुद में सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए करो, ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएगी. और प्रेशर तो हमेशा ही बना रहेगा. अब इन बच्चों पे इंटरमीडिएट का प्रेशर है, राइट. हमें कभी कभी तो पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है स्टूडेंट को छोड़ के, तो ये सभी पे होता है. लेकिन उसकी अभी इनको आदत हो गई, इंटरमीडिएट तक आपको आदत हो जाएगी, नो इश्यू अबाउट इट. ओके चलिए अभी और कुछ क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि अब धीरे धीरे एंड पॉइंट की तरफ भी आना है हमें. आदित्य मॉक टेस्ट पे, हाँ अच्छा, आदित्य ने फिर से वही कनेक्शन में क्वेश्चन पूछा है. जब आप मॉक टेस्ट फेल हो गए तो क्या आपके घर पे पेरेंट्स ने आपको डांटा नहीं था? यश अच्छा यश टाइप करेल नाही का? तुमच्या रुचा मॅडम आले. ओके घरी माहितीच नव्हतं. मैंने कहा ना यश स्मार्ट है, उसको ये मालूम है कि घर पे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए. सो मुझे गारंटी थी कि यही आंसर आएगा. दैट आई वाज नोइंग दैट. एनीवन एनी सीनियर विश टू गिव एनी आंसर कि घर वालों ने कभी डांटा आपको? नाही सर. देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, सारे फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए बताऊं, मैं खुद आपके पेरेंट्स का भी एक काउंसलिंग लेने वाला हूं. उनको मैं कहूंगा नहीं कि ये काउंसलिंग है, लेकिन मैं उनसे बात करने वाला हूं सो दैट उनको भी मालूम होता है कि ये प्रेशर है. लेकिन कभी कभी होता है कि आप वो प्रेशर फील करते हो वो उनको नहीं समझ में आता, तो मैं उनसे जरूर बात करने वाला हूँ. ओके. और सिद्धा ने एक पॉइंट रखा है की सर घरच्यांपेक्षा आपल्यालाच वाईट वाटतं की अरे यार आपल्याला एवढे कमी मार्क्स कसे मिळाले. और ये भी एक बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है ना कि जिंदगी में हम कभी फेल नहीं हुए हैं, जूनियर केजी से लेके 12th तक कभी फेल नहीं हुए. और फेलियर मालूम होता है कि सीए फाउंडेशन जैसी एक टफ एग्जाम हम दे रहे हैं, लेकिन फेलियर एक्सेप्ट नहीं होता.
तो असं पण नका करू. बी काइंड विथ युअर सेल्फ. कभी कभी हम ही खुद के साथ बहुत ज्यादा अन्याय करते हैं. मतलब घर वाले बोलते हैं कि अरे काही नाही, तुझा छान अभ्यास आहे, आपण म्हणतो नाही नाही बिल्कुल नहीं. बी काइंड विथ युअर सेल्फ. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. खुद को थोड़ा टाइम दो हर बार. जैसा हाँ अवंतिका ने या किसी ने एक सवाल पूछा कि जब आप पढ़ाई करने को रिवीजन को बैठे और अचानक से आपको लगा कभी कि आप पूरी तरह ब्लैंक हो, मैं आपको बताऊं हर किसी के बारे में 90% टाइम यही होता है. आप आज जाके इन्वेंटरी वैल्यूएशन की रिवीजन करोगे तो आप ब्लैंक होने वाले हैं. आज हमारे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे उनको भी ये होने वाला है. उन्होंने ऑलरेडी कर दी है स्टार्ट, सो दे आर कंफर्टेबल नाउ. तो ये सभी के साथ होता है कि डायरेक्ट आप नहीं कर सकते. 10 साल बाद आप में से कोई अगर मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा और बोलेगा सर सांगा बरं माझं नाव, तो मेरे भी तो ब्रेन को थोड़ा काम लगेगा ना. शायद मुझे याद आ जाए, शायद नहीं आए, थोड़ा टाइम मिलेगा तो शायद मैं याद कर लूं. तो इट विल टेक सम टाइम. बी काइंड टू योरसेल्फ. ऐसे मत सोचिए कि यार बहुत डेंजर है. ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि हमने सुना है कि आप सुबह 8:30 से लेके 5:30 तक क्लासेस में ही रहते हो, तो आप बोर नहीं हो जाते क्या? मतलब अभी क्लासेस तो ऑलमोस्ट अभी खत्म हो गए उनके, अभी रिविजन्स चल रही हैं, हार्डली कुछ सब्जेक्ट्स बाकी है, लेकिन आप शुरुआत से इतने महीने हो गए. मैं भी ये सवाल आपके पूछना चाहूंगा, इतने महीने हो गए आप सुबह 8:30 से लेके ऑलमोस्ट शाम को 6 बजे तक हमको ही देख रहे हो, तो क्या आप बोर नहीं हो जाते? कधीच नाही सर, कारण की इंटरचा सिलेबस अच्छा बहुत सारे आंसर है, चलो एक एक लेते हैं. अनुषा पहले आप बताइए. ICI ने सिलेबस इतका छान ड्राफ्ट केलाय ना इंटरचा की आम्हाला असं होतच नाही यार आपण हे का बरं करतोय. आणि असं पण होत नाही यार बरं झालं आता लेक्चर संपलं बरं का. उलट आम्हाला सगळ्यांना असं वाटतं की हा यार उद्या चेतन सर हे घेणार आहे बरं का, कधी उद्याचं लेक्चर स्टार्ट होईल. इतकं छान आहे. रुची. तर सीए इंटरचे सगळे सब्जेक्ट ना नवीन आहे आणि तसेच इंटरेस्टिंग आहे. सो एक बेस क्रिएट होत होत सगळं नवीन शिकत ना मजा येते त्यात. आणि फाउंडेशन कसं होतं 11-12चा तोच बेस होता. तर मग एका पॉइंटला ऍटलीस्ट फाउंडेशन साठी तसं वाटू शकतं की बोर होतोय, पण इंटर साठी तसं अजिबात नाही वाटत. ओके. रिद्धी तुझं काय मत आहे? हा बोलो बोलो. तर सर्व सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग आहेत, बट सर्व टीचर्स पण कधीच बोर होऊ देत नाही की जोक्स करतील मध्ये, सांगतील तुम्ही चेतन सर, कल्पक सर, सो त्यामुळे पण बोर होत नाही. हा ते पण एक आहे, शेवटी थोडंसं हॅपनिंग ठेवावं लागतं आणि स्टुडंट्सही ठेवतात, मजा येते. रिद्धी काही बोलतेस? एनीवन विश टू टेल समथिंग अबाउट इंटरमीडिएट? रुची बोलली ना. हा रुची बोलली, राईट. नाही रिद्धी आणि हा बोल बोल. की म्हणजे फाउंडेशन मध्ये कसं 11-12 मध्ये पण तुम्ही डिमांड सप्लाय शिकता आणि मग तेच तुम्ही फाउंडेशन मध्ये पण शिकले तर थोडंसं बोर होतं. DMU लॉ ऑफ DMU अप्लाय होतं तिथे, बट इंटर मध्ये असं इंटर मध्ये सगळे सब्जेक्ट जरी असला ना तरी त्याच्यात कुठून तरी एक नवीन जर्नल एंट्री तुम्हाला सापडतेच. सो मग ते तो जो ऑरा क्रिएट होतो ना तो खूप इंटरेस्टिंग होतो. अँड सेकंड थिंग इज की जरी भले क्लास 8:30 ते 6 जरी असला ना तरी त्याच्यामध्ये आम्ही सेल्फ मोटिवेटेड असतो. म्हणजे जसं अनुषा बोलली की असं वाटत नाही आम्हाला की हा हे लेक्चर संपायला पाहिजे. उलट लेक्चर संपल्यावर आम्ही असं म्हणतो की हा आज हे समय सोडवायला, आज हा होमवर्क आहे. मग टॅली नाही झालं ना तर आम्ही तुमचं पण डोकं खातो आणि दुसऱ्या दिवशी मग बॅच मध्ये हे करतो की आज हे टॅली नाही झालं किंवा का नाही झालं, मग चला उद्याच्या दिवस थांबावं लागेल असं. सो सेल्फ मोटिवेशन असतं. राईट, व्हेरी नाईस. सो इथे मेसेज मध्ये आलंय यश, वेळ कधी जातो तेच कळत नाही. ऑफलाईन असल्यावर अजून इंटरेस्टिंग होईल, बट आय होप ऑनलाईन वॉज देअर. तुमची अख्खी बॅच ऑनलाईन झाली आहे. आय होप की त्याच्यात कुठे तुम्हाला बोर झालं नाही. रिद्धीने सांगितलं सगळे सब्जेक्ट वेगळे वेगळे आहेत, सो इंटरेस्ट आपोआप डेव्हलप होतो. सो लर्निंग मध्ये वेळ कधी जातो कळतच नाही. वी डोंट गेट बोर्ड. व्हेरी नाईस. अँड ही सेड with the subjects, as the subjects are new and topics are interesting, we never get bored. बघा एवढं सगळं नॉलेज घेतात, कॉस्टिंग, FM, ऑडिट, डायरेक्ट टॅक्स, इनडायरेक्ट टॅक्स, एवढं सगळं नवीन आहे, पण तरी सुद्धा मजा येते. म्हणूनच ती मजा आहे. ओके, और एक सवाल आया है. ओके, हैव ऑल ऑफ यू डिसाइडेड टू गो विद बोथ द ग्रुप्स, और ये डिसीजन कैसे हुआ? तो मुझे लगता है मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट सब लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं. सिर्फ 2 स्टूडेंट्स आई गेस दे आर अपेयरिंग फॉर सिंगल ग्रुप, दैट इज सिद्धा एंड I think Ishwari also, because Ishwari was having her CS executive attempt right now आणि सिद्धाने ऑलरेडी ठरवलं होतं की आपण एक एक ग्रुप देऊन जाणार आहोत. अदरवाइज येस, ऑल ऑफ देम आर अपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स अँड गेटिंग प्रिपेअर्ड फॉर द सेम. ओके, और क्या है?
ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्वेश्चन आहे. चलो मैं पूछ ही लेता हूँ क्योंकि मला आवडतं एवढे फ्रँक क्वेश्चन्स येतात. तुम्ही सगळे ऑल ऑफ यू आर इन पीपीए एंड स्टिल यू आर इन पीपीए, सो हाउ डू यू फील? ये बहुत बड़ा सवाल है. आई एम ऑल्सो क्यूरियस टू नो कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर इन पीपीए फ्रॉम ऑलमोस्ट फ्रॉम 11-12. अनुषा सायन्सला होती त्यामुळे ती नव्हती किंवा काही नसतील, हार्डली बाकी सगळेच होते. स्टिल यू आर इन इंटरमीडिएट इन पीपीए. तो क्या ये डिसीजन आपका सही रहा, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, ऐसा प्रश्न है. और सिर्फ एनिस वाज नॉट विथ अस बट शी इज इन पीपीए फॉर इंटरमीडिएट. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Sir, we never regret our decision to choose PPA. Oh, thank you. Yes. अजून कोणाला बोलायचंय? सर खूप करेक्ट डिसिजन आहे आमचा. प्लस 11 पासून PPA मध्ये खूप कम्फर्टेबल झालोय आता. आणि टीचर सर्व खूप छान शिकवतात, नो डाउट. सो ऍज रुचि सेड, नेवर रिग्रेट. Yes. यहाँ पे भी आया यश, as year by year passes it makes more comfortable to be in PPA. सिद्धा, we never regret. मस्त होता है हा सगळा एक्सपीरियंस. नाइस. पुण्येशा, द जर्नी फ्रॉम फाउंडेशन विथ पीपीए इज ऑलवेज वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल. वेरी गुड. अरे बाप रे, बहुत फ्रैंक सवाल आते हैं तो मुझे पूछना ही पड़ेगा ये एक सवाल फिर से. द क्वेश्चन इज, हैव यू ट्राइड द ऑनलाइन सेशंस ऑल्सो? तो आपने ऑनलाइन क्यों ज्वाइन नहीं किया? एंड हैव यू ट्राइड द अदर क्लासेस ऑल्सो? अब बताइए भाई, मैं क्या बताऊं. Sir, basically I never join other classes. हाँ हेलो, सॉरी, फिर से एक बार बताएंगे. सर दुसरे क्लासेस लावायची काहीच गरज नाही, कारण तो पीपीएस खूप छान प्रोव्हाइड करतोय आणि सगळे सब्जेक्ट, सगळे कन्सेप्ट इथेच क्लिअर होतात. तो काही एक्स्ट्रा बघायची गरज नाही पडत. वेरी नाइस, थैंक यू. और जो हो सर, हाँ यस बोलो बोलो. माझं तर तुम्हाला माहितीच आहे. हाँ यस अनुषा. PPA सोडून दुसऱ्या क्लासचा विचार पण करा असं वाटलं नाही. येस सर. यस, थैंक यू रुचि. पीपीए क्लास म्हणण्यापेक्षा ना, हे तुम्ही सगळे जे आहेत ना, तुम्ही अभ्यासाव्यतिरिक्त पण खूप काही शिकवून जातात म्हणून. आणि माझं काय जातंय ते तुम्हाला माहितीच आहे. यस, मैं यहाँ पे मैसेजेस भी आ रहे हैं. पुण्येशा ने कहा द जर्नी फ्रॉम फाउंडेशन. यस, दैट आई रेड. एनिस, I never regret about joining with PPA because Anis came from the other class, that is she was in Ashoka. सिद्धा said अपना कंफर्ट ढूंढ के जहां सही है वही करो. PPA is the best. Thank you. कधी विचारच केला नाही दुसऱ्या क्लासचा. यश, तसा विचारच आला नाही मनात. Yes, I agree with Anusha and Ruchi. Riddhi, I took demo lectures of other classes, but I joined PPA because PPA faculties are nice and helpful, so I never regret. Yes, thank you. तो इस सवाल आया है तो मैं डेफिनेटली ये शेयर करना चाहूंगा कि yes, रिद्धि took the demos of other classes and she came back. और मैंने उसको सिर्फ एक ही कहा कि आपने डेमो अटेंड किया है, ये जो है ये तो डेमो है, इससे बहुत अच्छा हम देने वाले हैं आपको. एंड अभी ये सवाल मुझे अभी आज याद आया कि मुझे ये उसको पूछना ही था, बट अच्छा है आपके सवाल की वजह से वो मिल गया. दैट वी आर व्हेरी हैप्पी. तिने पण टेस्ट सांगितलं. अनुषा के केस में अनुषा ने कहा कि यू नो माय केस स्टडी. येस, मी तुम्हाला एक आता फ्रँकली सांगतो, नीट समजून घ्या. इन हर केस व्हॉट हॅपेंड इज की तिची फीस भरायला त्यांचे बॉस रेडी होते विथ द अदर क्लास, कारण तो क्लास त्यांच्या ओळखीमध्ये असेल कदाचित नातेवाईकांमध्ये. सो पूर्ण फीस भरायला ते तयार होते बॉस. सो दॅट्स वाय शी शिफ्टेड फॉर फ्यू डेज अँड शी केम बॅक. आणि तिने एकच सांगितलं की सर मला कुठेच जायचं नाहीये. मी दॅट वॉज द ओनली डे ज्या दिवशी मी अनुषाला खूप डिस्टर्ब बघितलं आणि रडताना बघितलं. आय होप की त्याच्यानंतर तिला पूर्ण पीपीएच्या जर्नीमध्ये परत रडावं लागलं नाही आणि आयुष्यात कधीच रडावं लागणार नाही. सो इट हैपेंस, ऐसा लगता है. इवन ऑनलाइन का भी किसी ने ट्राई नहीं किया एक्चुअली, लेकिन मैं आपको बताऊं ऑनलाइन आप बोलोगे सर आप भी तो ऑनलाइन ही सिखा रहे थे ना, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में और लाइव में बहुत फर्क है. हा जो लाइव आता सुद्धा तुम्हाला फील मिळतोय ना, इट मॅटर्स अ लॉट. सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि चलो मुझे भी खुद की थोड़ी तारीफ सुनने की अपॉर्चुनिटी मिल गई. यस, थैंक यू. एनी क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से सभी के लिए. मैं चाहूंगा सब लोग आंसर दें. ओके, 3 चीजें जो हमारे स्टूडेंट्स ने अवॉइड करनी चाहिए टू क्लियर दिस फाउंडेशन एग्जाम एंड टू गेट दैट एग्जैक्ट नैक ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम, और 3 चीजें जो उन्होंने संभाल के रखनी चाहिए. यस, व्हाट टू अवॉइड. चलिए बताइए. रिपीट हो गया तो ठीक है, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए?
आप डायरेक्ट आंसर दीजिए सीनियर, या आप चैट बॉक्स में आइए। ओके, रिद्धि ने कहा बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, पैनिक होने से आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। वेरी गुड, लिख के रखिए। और क्या अवॉइड करना है? थ्री थिंग्स जो अवॉइड करनी चाहिए, ओवर थिंकिंग, अपने अपने बारे में अंडर कॉन्फिडेंट होना, या कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मतलब नहीं हो पाएगा, ऐसा वो फीलिंग को अवॉइड करना है। एंड थर्ड थिंग इज कि आपकी प्लानिंग, मतलब प्लानिंग के बारे में ना आप ऊपर नीचे मत करो, जो प्लान किया ना स्टिक रहो। ऐसा नहीं कि सुबह, मतलब कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठ के करते तो मैं भी सुबह करूंगा, एंड कुछ लोग रात को करते तो मैं भी रात को करूंगा। अपना कंफर्ट देख के देन ओनली यू शुड गो फॉर इट। एंड थ्री थिंग्स जो हमारे पास रखनी चाहिए, या फिर उसके बारे में हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आप सबसे टफेस्ट कोर्स कर रहे हो तो अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रखो कि यू कैन डू इट। सेकंड इज सेल्फ मोटिवेटेड रहो, मतलब आपकी फैमिली अगर आपको मोटिवेट करती है तो उससे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन तो है ही वो, लेकिन खुद मोटिवेट रहो कि यस, जब मैं अपने आप को उस दिन रिजल्ट के वो शीट पे पास दिखता है ना, उससे बड़ी फीलिंग कोई और नहीं होती। एंड थर्ड इज कि आप अपने टीचर्स पे एंड अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखिए, बस देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। ग्रेट, थैंक यू। तो देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है और क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। यहाँ पे भी आया है, रिद्धि ने कहा पैनिक नहीं होना है, श्रद्धा ने कहा सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए, और बर्डन बिल्कुल मत लीजिए, किसी का भी एक्सपेक्टेशन का भी और खुद का भी। रुचि ने कहा कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ट्रीट ऑल द सब्जेक्ट्स इक्वली। पुण्यशा ने कहा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है बिल्कुल, व्हेन एनी डिफिकल्टी कम्स ड्यूरिंग द स्टडीज, खुद पे विश्वास रखिए, नहीं तो मैं एड ऑन करूंगा, हमसे बात कीजिए, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। एनिस ने कहा ओवर या अंडर कॉन्फिडेंट दोनों नहीं होना है किसी भी सब्जेक्ट में, और एंशियस नहीं होना है, और गोइंग विदाउट प्लान, ये तीन चीजें अवॉइड कीजिए कि ओवर या अंडर कॉन्फिडेंट होना, बहुत ज्यादा सोचना है किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, या विदाउट प्लानिंग काम करना, ये तीन चीजें अवॉइड करनी चाहिए। रिद्धि ने कहा कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा, कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। ग्रेट। तो लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये 2-3 सवाल है अभी, लेकिन अभी टाइम के हिसाब से मैं उसके आंसर बाद में दे दूंगा। लास्ट सवाल है, हिमांशु ने वही पूछा है कि मोबाइल फोन तो हमारे हाथ में, अभी क्या करें? तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि कहाँ पे जाए और कहाँ पे ना जाए। एक बार आपने यूट्यूब में एक वीडियो देखा कि बेस्ट गोल्स, तो लगातार बेस्ट गोल्स आते रहेंगे, बेस्ट कैचेस आते रहेंगे। यू टू कीप द सेल्फ कंट्रोल। अथर्व ने कहा प्लान को एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है, सिर्फ प्लानिंग मत कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। चलिए अब लास्ट सवाल मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, आई वांट एवरीवन टू गिव द आंसर। एक ऐसी चीज जिसकी वजह से आप सीए इंटरमीडिएट में आप हो, एक ऐसा गुण, जैसा अगर मुझे पूछा जाए कि आप जहां पे भी हो तो आपका गुण क्या है, तो मैं कहूंगा ऑलवेज रेडी टू वर्क हार्ड। तो ऐसा क्या गुण है जो आप में है, उसकी वजह से आप यहाँ पे आए हो, क्योंकि वो हमारे बच्चों में आना बहुत जरूरी है। ओके, रिद्धि ने कहा हार्ड वर्क, यस। बाकी लोग, एक ऐसा गुण, बहुत सारे हैं, आपको डिफिकल्ट है उसमें से चॉइस करना, लेकिन एक। येस, म्हणजे जेव्हा पण तुमचं जेव्हा सुरू असतात ना, आता मला माहिती नाही की यांचा किती वेळ होता, बट सपोज 1 तास असेल, तर तुम्ही तो 1 तास 101% कॉन्सन्ट्रेशन देऊन ते लेक्चर केलं पाहिजे. देन त्याच्यानंतर तुम्ही जे तेव्हा जे शिकवलेलं असतं ते नंतर रिवाइज करताना, तर हार्डली 15 to 20 minutes इज इनफ टू रिवाइज दॅट होल लेक्चर. आणि एवढंच लक्षात ठेवायचं की आपल्या सरांनी आपल्याला खूप छान शिकवलेलं आहे. आणि हा, जेव्हा लेक्चर्स असतात ना, तेव्हा काही पण अडलं किंवा डाऊट असेल तो लगेचच्या लगेच क्लिअर करायचा. आणि ओके, सो देखिए आपके टाइम का 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एक बार डिसाइड कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, राइट? यू हैव टू फॉलो दैट रूल एंड कॉन्फिडेंट रहना है। और कुछ भी लगा तो खुद पे और अपने टीचर्स पे विश्वास रखिए, कुछ भी लगा तो हमें पूछिए। रिद्धि ने कहा हार्डवर्क इज माई की। सिद्धा ने कहा आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। पुण्यशा ने कहा मेरा स्मार्ट वर्क मुझे यहाँ तक लेके आया है। रुचि ने कहा हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी वर्क फॉर मी। अनिस ने कहा हार्डवर्क एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क फॉर मी। यश ने कहा स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क फॉर मी। एंड अनुषा ने जो कहा उसको अगर सिंगल वर्ड में कहा जाए तो कंसिस्टेंसी एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अथर्व ने कहा 8 आवर्स ऑफ स्टडी कर रहे हो तो इफेक्टिवली 8 आवर्स की स्टडी होनी ही चाहिए। नहीं तो अल्टीमेटली आप बैठ रहे हो 14 आवर्स और बोल रहे हो कि मैंने पढ़ाई बहुत की, लेकिन उसका यूटिलिटी चेक कीजिए, एग्जैक्ट टाइम आप कितना यूटिलाइज कर रहे हो वो देखिए। तो ये सारे सवाल देखिए कितने इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए और जिसका हमें
बेसब्री से इंतजार था। प्रणीता ने ये पूछा है कि डेली टाइम स्टडी आफ्टर 12th एग्जाम आपने कितना दिया, तो मैं इसका आंसर दूं पूरा टाइम वो सीए फाउंडेशन में ही थे। ते चोको डिप मध्ये नाही का पूर्ण आईस्क्रीम बुडवलेलं असतं चॉकलेट में, तो वैसे ही अंदर का वैनिला दिखता ही नहीं है, तो पूरा टाइम दीजिए। लेकिन मैं आयडियली कहूंगा 7 hours ऑफ स्लीप इज व्हेरी इंपॉर्टंट। 7 तास आपल्याला छान झोप घ्यायची आहे, रात्री दुपारी नहीं, राइट। और फिर बचा हुआ टाइम आप कैसे यूटिलाइज करते हो उस पे सब जाएगा। सांगितलं आदित्य, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए अलोंग विथ योर क्लासेस। 7 hours ऑफ स्लीप छोड़ दीजिए, 1 hour खुद के लिए रखिए, 1 hour हॉबी के लिए रखिए, तो 7 + 1 + 1 9 hours गए। बचे हुआ टाइम अभी आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग अदर देन दैट। ओके, सो कमिंग टू द कंक्लुजन नाउ। हा करेक्ट, यशने तेच सांगितलं, किती तास अभ्यास केला याच्यापेक्षा त्या तासांमध्ये किती अभ्यास केला हे जास्त महत्वाचं आहे। क्वालिटी टाइम काउंट कीजिए, तो वो आपको पता चलेगा कि कितनी देर आपको पढ़ाई करनी है, राइट। और हर किसी का स्टाइल अलग अलग होता है, कोई एक जगह पे बैठ के 3 घंटे पढ़ाई कर सकता है, कोई आधे घंटे में उठ के घूम के आएगा फिर पढ़ाई करेगा, कोई चलते हुए पढ़ाई कर सकता है, कोई लेटे हुए कर सकता है। पढ़ाई अच्छी होना जरूरी है, और खुद को प्लीज किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, नॉट इवन विथ योर सीनियर। सीनियर्स भी कहेंगे हमसे कंपेयर मत कीजिए खुद को, आपका स्टाइल अलग है। धोनी धोनी है, सहवाग सहवाग है, तेंदुलकर तेंदुलकर है, द्रविड़ द्रविड़ है, फिर भी सब लोग ग्रेट है, राइट। और कोहली कोहली है, तो हर कोई अलग है, फिर भी बेस्ट लेवल पे, और ऐसे ही वो होने वाला है। सो आई विश कि आप खुद की एक आइडेंटिटी तैयार करोगे और इसी तरीके से आप आगे जाओगे। और जल्द ही आई प्रॉमिस आवर सीनियर्स कि आप सभी लोग इतना यहाँ पे आए हो, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर स्पेयरिंग लॉट ऑफ टाइम फॉर अस। अभी ये जो है हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और आप सबको मिठाई देने के लिए जरूर आएंगे। और कोई भी हमारे सीनियर्स को भूलना नहीं है मिठाई देने के वक्त, क्योंकि सब लोग बहुत मिठाई वाटेंगे, तेव्हा यांना विसरू नका, मला विचारा सर त्यांना बोलवा ना, त्यांनी आम्हाला एवढं गायडन्स दिलं होतं, वी वॉन्ट देम। श्रद्धा तू नको थैंक यू, वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सीनियर्स यहाँ तक आए, आपके सीए इंटरमीडिएट का इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने स्पेयर किया। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर ऑल फाउंडेशन स्टूडेंट्स, दोज हु आर सिटिंग हियर विद पेशेंस एंड आस्किंग सो मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर किसी का कोई सवाल रह गया होगा तो मुझे बाद में पूछिए, मैं जरूर आपको वहां तक लेके जाऊंगा, सीनियर से लेके आऊंगा। यस, थैंक यू सिद्धा हैज गिवन विशेष टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सिद्धा, अनुषा, रिद्धि, पुण्येशा, रुचि, एनिस, अथर्व, श्रद्धा एंड यश, those who could spare time for us, thanks a lot, thank you, with a promise कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। जो मेरिट बाकी है वो इस बार आने वाला है। यस, थैंक यू श्रद्धा, सभी को सारे सीनियर्स की तरफ से विशेष, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर स्टडीज। और आपकी मिठाई खाने के लिए भी हम हैं, मी तो दोन्हीकडे असतो, सगळ्या मिठाई खाऊन खाऊनच मी वजन वाढवतो। येस, थँक्यू, थँक्स अ लॉट, थँक्यू।